Hello everyone, how are you all? In this video, I will discuss about the work of Robert Browning. I have already made the video of Robert Browning's biography and Robert Browning's other important works. This is my third part of Robert Browning. In this video, I will discuss his 10 works, and I will also tell you about the summary of his work. So let's start with his work Count Gismod. Count Gismod उसका एक वर्क है. Frequently antholorized as an example of the dramatic monologue. इसको dramatic monologue में शामिल किया गया है. It was appeared in 1942 in Robert Browning's dramatic lyrics में यह appeared हुई थी. It was written in 21 verses. 21 वर्सेस यानी कि लाइनों में है. इट वाज ए स्टोरी ऑफ विंडिकेशन ऑफ इनोसेंस, मतलब कि इनोसेंस का प्रमाण है इसमें. द स्टोरीज अ वुमन रिलेट टू अ फ्रेंड एन एपिसोड ऑफ हर लाइफ व्हेन ए डिफेंडर अराउज फॉर हर व्हेन शी वाज कॉट इन द टॉयल्स वोवन बाय द अनसस्पेक्टेड envy and hypocrisy of her cousins and Count Gauthier, who attempt to bring dishonor upon her, with an execution that she had Gauthier had been lovers. Her faith that the trial by combat between Gauthier and Gismod must end in Gismod's victory and her vindication reflect. It means in this story a woman tell her स्टोरी टू अ फ्रेंड. अपनी एक वुमेन है जो कि अपनी स्टोरी अपनी फ्रेंड को बता रही है कि किस तरीके से उसकी कज़न्स ने उसके खिलाफ एक साजिश रची उसको डिसऑनर करने के लिए, कि उसका एक अफेयर है गॉथियर के साथ. तो उसको इस डिसऑनर से बचाने के लिए गिस्मोंड आता है और गिस्मोंड और गॉथियर के बीच में लड़ाई होती है एंड द लास्ट में वह जो है वो इनोसेंस जो है वो प्रूफ हो जाती है. सो दिस इज़ द स्टोरी. देन नेक्स्ट वर्क वाज जॉन्स Agricola in Medication, which was published in 1936. It was also a dramatic monologue. This work was first published in the monthly repository. Later it appeared in dramatic monologue. It means first this work was published in monthly repository and then it was published in dramatic monologue 1842. Paired with Froffia's Lover के साथ आई थी ये, under the title Madhouse सेल. इट मीन्स टाइटल था मेड हाउस सेल्स और उसके अंदर जो है वो ये वर्क और फ्रोफियास लवर थे. द स्टोरी वाज एग्रीकोला's medication served primarily as a critic of antinomianism. The speaker believes in an extreme form of predestination, claiming that since he one of the elect, he can commit any sin without forfeiting his afterlife in heaven. It means इसके अंदर बताया गया है कि एग्रीकोला जो है उसका मेडिकेशन है वो क्या करता है, वो आलोचना करता है एंटीनोमियनिज्म की. एंटीनोमिज्म क्या होता है, जो कि लॉ और रिलीजन के खिलाफ होता है, उसका ये क्रिटिक है. और इसमें जो स्पीकर है यानी जो एग्रीकोला है वो ये बताता है कि वो क्लेम करता है कि एक तरीका का प्री डेस्टिनेशन होता है, यानी कि हमारा सब कुछ पहले से ही निश्चित होता है. इसके बारे में इसमें बताया गया. नेक्स्ट है बेल्स एंड पोमीग्रेनेट्स नंबर 4, The Return of the Duras Play in 1843. Next, Bells and Pomegranates number 5, A Blot in the Succession Play 1843. Bells and Pomegranates number 6, Columbi Birthday Play 1844. इसकी स्टोरी है. In 1843, he was approached by William Macready's rival Charles Keene to write a play for him. यानी कि 1843 में रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है वो विलियम मैक्रेडी के राइवल जो हैं, उसके जो दुश्मन हैं चार्ल्स कीन के पास गए कि चलो एक प्ले लिखते हैं. तब ये प्ले लिखा गया था. इसका प्लॉट है कि कोलम्बी हैज़ बीन डचेस ऑफ ज्वेलर्स एंड क्लिफ्स फॉर अ ईयर. कोलम्बी एक रानी है जो कि ज्वेलर्स और क्लिफ्स का जो कोई राज्य है वहाँ पर रानी बनती है. देन इट इज़ हर बर्थडे एंड द एनिवर्सरी ऑफ हर कॉनोरेशन टू द डची. डची जो प्लेस है वहाँ पे वो अपना 1 साल की एनिवर्सरी उसको हो जाती है, कॉरोनेशन और बर्थडे को वो सेलिब्रेट करती है. देन प्रिंस बिट्रोल्ड द क्लेमनेट टू द थ्रोन अराइव्स एन अटेम्प्ट टू टेक ओवर द थ्रोन. यानी कि उसके बाद प्रिंस
बर्थरोल आते हैं वो कहते हैं कि इस राज्य पर मेरा अधिकार है, एंड ही इज़ द राइटफुल हायर, वही राइटफुल जो है वो हायर है। द पोर एडवोकेट ऑफ क्लीव्स वैलेंस tells Colombier that problems occurring in the city but stand by her when Patrol attempt to take over her throne. When called upon, however, Valence attempt that Patrol has the stronger claim. It means कि उनके पास एक एडवोकेट होता है जिसका नाम होता है वैलेंस। वो कोलंबिया को कहता है कि जो कंट्री है उसके अंदर प्रॉब्लम्स हो गई है, लेकिन लोग जो है वो कोलंबिया के साथ खड़े हुए हैं और पेट्रोल के पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्लेम है इस राज्य को हासिल करने के लिए। ठीक है। दैन द प्रिंस सजेस्ट मैरी एज द सोल्यूशन बट डज नॉट प्रिटेंड टू लव कोलंबी। मतलब प्रिंस जो पेट्रोल प्रिंस है वो कहता है कोलंबी से अगर तुम इसे शादी कर लोगे तो तुम यहाँ की रानी बन सकती हो, लेकिन कोलंबी उसे प्यार नहीं करती। दैन वैलेंस ऑफर हर हिज लव इंस्टेंट डिस्क्राइबिंग हाउ इट इज़ बेटर टू हैव लव दैन पावर एंड शी एग्रीज। इन चूजिंग दिस शी relinquishes द डचीज थ्रोन टू पेट्रोल। उसके बाद जो एडवोकेट वैलेंस होता है वो अपना ऑफर, अपना प्रपोजल देता है रानी को कि आप मुझसे शादी कर लो, तो वह जो है वो कोलंबी जो होती है वो राज्य को पावर को छोड़ के लव को जो है वो एक्सेप्ट करती है और वहाँ से चली जाती है और वैलेंस से शादी कर लेती है। दैन Bells and Pomegranates number 8 dramatic romance 1845 The Laboratory How they brought the good news from Ghent to Aix The bishop's order his storm at St. Paradox Church The lost leader Home thought from abroad meeting at night। ये भी इसके वर्क हैं, इनकी समरी है। The Laboratory poem was first published in June 1844 in Hood's Magazine and Comic Miscellany and later Dramatic Romance and Lyrics in 1845. So this poem first published in this magazines and then later it was submitted in this magazine or Dramatic Romance and Lyrics. This poem is about this poem set in 17th century France में. This is the monologue of woman speaking to an apothecary as he prepares a poison which she intends to use to kill her rival in love. It means this poem is a type of monologue. Monologue means in which a person speak to oneself, speak to himself. So there is a woman who prepare a poison to kill her lover. इस पर बेस्ड ये स्टोरी है एंड दिस स्टोरी इज़ आल्सो बेस्ड ऑन अ रियल इवेंट। द लेबोरेटरी वॉज इंस्पायर्ड बाय द लाइफ ऑफ मेडिलियनी मार्गुराइट डी ओपरी मार्चुइस डी ब्रिनविलस, इसका नाम है, हु पॉइजन हर फादर and two brothers and her husband, matching the narrator's action in the laboratory. So this is a real life event and the laboratory work was based on this event. The next work was How they brought the good news from Ghent to Aix. It was published in Dramatic Romance and Lyrics in 1845. It is noted for its onomatopoeic effects. What is onomatopoeic effects? This is a figure of speech in which the words evoke the actual sound. It means like it is a figure of speech in which words evoke the actual sound of the thing they refer to. It means the words evokes the actual sound of the thing. For example, boom in the firework. This boom work evokes the actual meaning. It means जब कोई भी फायरवर्क होता है तो बम की आवाज़ आती है, तो बम की आवाज़ आती है तो ये जो वर्ड है वो क्या है, ओनोमाटोपोलिक है. सिमिलरली टिक टॉक ऑफ क्लिक, दिस इज द एक्चुअल साउंड ऑफ द क्लॉक. सो इफ any word which evoke the actual sound of the thing was known as the onomatopoeia. So this work is popular for this figure of speech. The summaries: there was the three writers and the poem's narrator was also amongst them. Rides their horses at top speed from the town Ghent and on their way to Aix. It means three riders went from Ghent to the Aix to deliver an important message. But what was the message? It is not cleared in the
story. Near Hazlitt, one of the riders, Drake, is left behind, and when his horse died and unseated him. On their way near Hazlitt, a rider whose name was Drake is left behind as his horses was died. But the two left continue their riding. Then Joris, the second rider's Joris, horse also dies, and it is left to narrator and Ronald to carry the news. At last they reach. So this is the story. Next, the bishop orders his tomb at St. Paradox Church. This 1845 dramatic monologue. The poem is narrated by a fictional bishop on his deathbed. Bishop addresses a group of young men whom he called nephew, but there is implication one or more might be his son. It means there is a man, a fictional bishop, who is on their deathbed, and he called all his relatives his nephews, and it is a possibility that there is इनमें से कोई एक इसका बेटा भी हो सकता है. Then one named Anselm, he mentioned a woman he once had as a lover, and how old Gandalf, his precentor and rival in the church, evied him for having the woman. It means इसको पूरा पढ़ने की बजाय इसमें यही है कि वो ब्रेड बेड पर होता है, अपने नेफ्यू को बुलाता है और अपनी पास्ट के बारे में अपनी स्टोरी बताता है कि उसकी पास्ट में एक राइवल था, ओल्ड गैंडग्लोफ. ये राइवल था क्योंकि ये भी एक लड़की को औरत को पसंद करता था और ये भी उसी औरत को पसंद करता था. ठीक है, तो उस औरत ने इससे शादी कर ली थी. दैट्स वाई यह उसका राइवल था, और ये अपने बताता था कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरा टॉम जो है वो इसके टॉम से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, और ये इसका टॉम मेरे टॉम के पैरों में होना चाहिए, यानी कि मेरा टॉम इसके ऊपर होना चाहिए, बहुत सुंदर होना चाहिए. लेकिन वो ऐसा महसूस करता है कि कोई भी उसकी बात को ध्यान नहीं दे रहा है, और सभी बस वेट कर रहे हैं कि कब ये मरेगा और कब हमें इसकी प्रॉपर्टी मिलेगी. सब इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं. तो इसकी छोटी सी स्टोरी है. दिस इज़ अ पोएम. देन द लास्ट लीडर in 1845 poem published in dramatic romance and lyrics. It berates William Wordsworth. ठीक है, उसको पीरियड किया गया है ना कि कम आंका गया. For what Browning considered his desertion of the liberal cause and his lapse from his high idealism के कारण. It is an attack of any liberal leader who has deserted his cause. Home Thoughts from Abroad. Written in 1845, when a visit to northern Italy, published in dramatic romance and lyrics. It is, you can say that it is an autobiographical work. When Robert Browning visit to northern Italy, and this work was published in dramatic romance and lyrics. It is considered an exemplary work of romantic literature for its evocation of sense of longing and sentimental reference to natural beauty. Written in first person, स्पीकर एक्सप्रेस फीलिंग ऑफ होम सिकनेस, यानी कि वो अपना घर छोड़कर नॉर्थन इटली में जाता है तो वहाँ पर उसकी लॉन्गिंग और सेंटिमेंटल के बारे में बताया गया. देन मीटिंग एट नाइट, विक्टोरियन इंग्लिश लव पोएम. द ओरिजिनल पोएम अपीयर्ड इन ड्रामेटिक रोमांस एंड लिरिक्स इन विच नाइट एंड मॉर्निंग वर टू सेशन. मतलब कि सबसे पहले ये रोमांस एंड लिरिक्स में पब्लिश हुई थी, जहाँ पर नाइट और मॉर्निंग दो अलग सेशन थे. बट इन 1842 द पोएट सेपरेटेड दैम इनटू टू पोएम्स. उसके बाद 1849 में क्या करा पोएट ने, इनको दो अलग अलग पोएम बना दी इसकी, मीटिंग एट नाइट एंड पार्टिंग एट मॉर्निंग. द पोएम वाज रिटन ड्यूरिंग द कोर्टशिप पीरियड ऑफ ब्राउनिंग विद हिज वाइफ एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग. I have already discussed that Robert Browning married Elizabeth Browning. She was also a poetess. So this poem was written during their courtship. Candy and Hire describe the poem as most sensual poem. Written in two stage of 6 lines each. Two stage and each has 6 lines. First stanza describes the excitement of secret journey by a boat on the sea. Second stanza describes the joy of the meeting of two lovers. The main theme is urgency and desire for the lover to meet the beloved. The poem shows the dichotomy between the beauty of art and action of life. Then Bells and Pomegranates, number 8, Luria and a Salt Tragedy, plays 1846. Then Christmas Eve and Easter Day in 1850. It was treated as two poems. It was supposed that it was true poem rather than as one poem in two parts. मतलब समझा जाता है कि दो पोएम हैं, ऐसा नहीं, इसको नहीं देखा गया था कि ये एक ही पोएम है जिसके दो पार्ट है. समझा जाता है कि ये दोनों अलग अलग है, क्योंकि
क्रिसमस ईव अलग चीज़ है और ईस्टर डे अलग चीज़ है, तो ऐसा समझा जाता है कि बोथ पोएम्स आर टू सेपरेट पोएम्स rather than a poem which has two parts. It was the first new work published by the Robert after his marriage to Elizabeth and their departure for Italy, and is widely considered to show the influence of his wife's religious belief. Autobiographical work है. इसमें रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो शादी हो जाती है एलिजाबेथ के बाद, उसके बाद जब वो इटली डिपार्चर होती हैं उसके बारे में बताया जाता है. एंड इन दिस वर्क रॉबर्ट ब्राउनिंग डिस्कस्ड अबाउट हिज वाइफ्स रिलीजियस बिलीफ. इट गिव्स ए वैल्यूएबल क्लू टू रिलीजियस ओपिनियन ऑफ ब्राउनिंग हिमसेल्फ. ब्राउनिंग के रिलीजियस ओपिनियन भी हमें देखने को मिलते हैं. फर्स्ट पब्लिश्ड बाय चैम्पमैन एंड हॉल इन 1850. मैन एंड वुमेन इज़ अ कलेक्शन ऑफ 51 पोएम्स इन 2 वॉल्यूम. 2 वॉल्यूम है, उसमें 51 वर्क है. फर्स्ट पब्लिश इन 1855. द बैकग्राउंड ऑफ दिस वर्क वाज इट वॉज ब्राउनिंग्स फर्स्ट कलेक्शन ऑफ शॉर्टर पोएम्स सिंस इज मैरिज टू एलिजाबेथ. इट मीन्स उसकी एलिजाबेथ से शादी तक उसने जितनी पोएम्स लिखी थी शॉर्टर पोएम्स का कलेक्शन है मैन एंड वुमेन. It consists 51 poems, all of which are monologues हैं, spoken by different narrators. The first 50 take in a very diverse range of historical, religious, and European situation. It means the first 50 poems themes based on the historical poems. Some poems have religious theme and some poems have European situation. 51 poem. Which name was One Word More, featuring Browning himself as narrator, in which Browning was narrator, and dedicated to his wife. This poem was dedicated to his wife. The title of the collection, One Word More, came from a line in her sonnet from the Portuguese. Browning himself was very fond of collection, referring to the poem as My 50 Men and Women. मतलब वो चाहता था कि इसका नाम My 50 Men and Women रखेगा. Then later he changed the name of his work Men and Women. So you can see this is the list of 51 poems which consist in Man and Woman. You can take a screenshot of all this work or all these poems. So that's all for today. In my next video I will also discuss some more important works of Robert Browning's and discuss the summary of their work. Thank you.